और आप पूरे परिवार से मिलके आज इसी श्रृंखला में हम एक मैं नया अध्याय जोड़ने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आज के संदर्भ में जो पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया के जो विकार हैं वो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं और हम सब लोग भी डे टू डे लेवल पे पाचन क्रिया से संबंधित विकारों से रेगुलरली जूझते रहते हैं। तो मैं आज इसी संदर्भ में आप सबसे बात करना चाहूंगा और आपके जो भी प्रश्न है उनका उत्तर भी दूंगा। जिस तरीके की पाचन संबंधी विकार आप अपने डे टू डे लाइफ में अपने साथ आपको लगता है कि इस तरीके के विकार रेगुलरली आपके साथ रहते हैं, उनका मैं आपको उत्तर भी दूंगा। और ये चाहूंगा कि ज्यादातर जो मैं उसमें से आपको जो उत्तर दूं वो आपके जो हमारी रसोई घर है उसी में से आपको मैं उसके उपचार बताऊं। क्योंकि अगर हम पाचन क्रिया की बात करते हैं तो पाचन क्रिया, जिसको आयुर्वेद में हम जठरा अग्नि के नाम से कहते हैं, और आयुर्वेद में जो जठरा अग्नि है उसकी महत्ता बहुत ज्यादा बताई गई है और ये बताया गया कि आपके स्वास्थ्य का आधार जठरा अग्नि। जठरा अग्नि आपके स्वास्थ्य का आधार क्यों है? क्योंकि आपने जो भी कुछ आपने ग्रहण किया, किसी भी रूप में आपने ग्रहण किया, उसका आपको स्वस्थ लाभ कितना हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में जो सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो अगर आहार अच्छा भी है, अगर हमने अच्छा खाना खाया भी पर हमने उसको अच्छी तरीके से पचा नहीं पाए तो उसका हमारे को स्वस्थ लाभ नहीं मिल पाता। और इसी कारण की वजह से ज्यादातर लोग अपच के आधार से हमारे जो क्रोनिक एसिडिटी, एक्यूट एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना, पेट में अफारा आ जाना, हमारे को रेगुलरली बेसिस में पेट में दर्द रहना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, हमारे को खाने का मन ना करना, ये इस तरीके की आपके जीवन में भी हमने जो रोगियों में देखते हैं, इस तरीके की रेगुलरली कंप्लेंट्स हमारी प्रैक्टिस में आती रहती हैं। हम भी समाज के अंग हैं, हमें भी इसी तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसका अगर हम आंकलन करें, आंकलन करने के बाद ये चीज सबसे अच्छी समझ में आती है कि हम कहीं ना कहीं इन चीजों में, अगर ये चीजें हमारे साथ हो रही है, इन चीजों में हमारी भी कहीं ना कहीं कमियां हैं जिस वजह से हम इन चीजों से जूझते हैं। अगर हम कमियों का आंकलन करें तो कमियों में सबसे पहले आता है हम समय से नहीं खाते। दूसरा आता है हम समय से अगर खाते हैं तो हम राइट चॉइस ऑफ फूड स्टफ नहीं लेते। तीसरा आता है अगर हम खाते हैं, सब चीजें ठीक कर रहे हैं, हम मानसिक रूप से तनाव में रहकर खाते हैं। चौथा आता है कि हम लैक ऑफ एक्सरसाइजिंग और लैक ऑफ स्लीप। ये कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिस कारण की वजह से हमें लगता है कि हम इन बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों से जूझते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार अगर देखा जाए, अगर हमारी पाचन क्रिया अच्छी नहीं है तो हमें जितने भी हमारे जो मेन तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उनका अंश हमारे शरीर को नहीं मिल पाता और जो हमारा आहार है वो टॉक्सिन्स में, विषाक्त तत्व में बदल जाता है और वही विषाक्त तत्व फिर जाकर हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में इकट्ठे होकर उन ऑर्गन्स की एफिशिएंसी को कम करते हैं, उन ऑर्गन्स की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और फिर वही बीमारियों का आधार बन जाता है। तो मुख्यतः मेरा कहने का ये मतलब है कि अन्न हमारा जीवन भी है और अन्न हमारा विष भी है। और आयुर्वेद में जो आम का पाचन की बात कही गई है, आम का मतलब है कच्चा अन्न। जो हमने पाचन क्रिया के रूप में अगर हमारा कोई भी कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ तो वही भोजन हमारे लिए आम बन जाता है और वही आम फिर हमारे शरीर के लिए विषाक्त तत्व बन के हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बनता रहता है। सबसे पहले हमने जो आहार लिया वो मुख के माध्यम से हम अपने आहार को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके जो पाचन क्रिया है वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है। मुंह से ही शुरू होने से मेरा मतलब क्या है कि जो आपकी सलेवरी ग्लैंड्स है उसमें भी जो एंजाइम्स हमारे सीक्रेट होते हैं, सलाइवा जो है उस हमारे अन्न को गीला करता है और उसमें हमारे को अल्कलाइन स्टफ को मिलाकर हमारे ग्रास नलिका के थ्रू, ओसोफेगस के थ्रू
हमारे आमाशय में हमारा भोजन जाता है। अगर हमने आज के समय में हम ज्यादातर क्या करते हैं कि हम खाने को अच्छी तरीके से पचाते नहीं। खाने को अच्छी तरीके से ना पचाने की वजह से सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या आता है कि हम सलेवरी ग्लैंड्स का जो सलाइवा है उसको प्रॉपरली भोजन से मिक्स ही नहीं कर पाते, तो भोजन को अल्कलाइन लेवल पे बनाने में सहायता करता है। क्योंकि जब भोजन अच्छी तरीके से बाइटिंग प्रोसेस प्रॉपर होगा तभी वो आमाशय में जाके HCl जो होता है, जो एसिड है, उसके साथ उसकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी बनती है और जो हमारा पाचन क्रिया का जो आधार है वो वहां से सुदृढ़ होता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। क्योंकि अगर आमाशय में HCl ने एक्शन लेना है तो उसके लिए हमारा सलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू जो हमारा भोजन आ रहा है उसकी बहुत महत्ता रहती है। और फिर आमाशय से आने के बाद भोजन में HCl और छोटे छोटे टुकड़ों में जो बदलता है, फिर वो भोजन आगे चल के हमारा लीवर के एंजाइम्स, हमारे पैनक्रियाज के एंजाइम्स, गाल ब्लैडर के जूसेस, वो छोटी आंत में अपना एक्शन लेना शुरू करते हैं। वो एक्शन लेके वहां से ही हमारे शरीर में जो मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सभी चीजों में से निष्कर्ष निकल के ब्लड के एब्जॉर्प्शन के थ्रू प्रोटीन है, हमारा फैट कंटेंट है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, उन सब का शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है। अगर इस लेवल के ऊपर हमारी पाचन क्रिया अच्छी तरीके से नहीं हुई तो हम यहीं से आंत को बढ़ा देते हैं अपनी आंत। देखिए उसके बाद तो जो भोजन है हमारा बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत जो मेजरली वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, मल को अलग करके रेक्टम के थ्रू, एनल एरिया के थ्रू फीसिस हमारा बाहर चला जाता है। मुख्यतः जो हमने बात करनी है वो ये करनी है कि हमारा लीवर कैसे ताकतवर रहे, हमारी पैनक्रियाज कैसे ताकतवर रहे, हमारा गाल ब्लैडर जूसेस किस तरीके से बैलेंस हो। इन चीजों के ऊपर बात आ जाती है। इन चीजों में सबसे ज्यादा जो जरूरी है, हम जो आम टिप्स पेशेंट्स को देते हैं उसमें मुख्यतः क्या है, एक तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप भोजन को चबा चबा कर खाएं, भूख लगने पे खाएं, अगर भूख नहीं है तो ना खाएं। हम आमतौर पे क्या करते हैं कि काफी बार हमारे पेट में हमें लग रहा होता है कि भारीपन है और मुझे भूख नहीं है, पर हमें समय निर्धारित है इसलिए हम खा लेते हैं। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर जब तक हमें भूख नहीं लगी है तब तक हम ना खाएं। तीसरी बात, दो भोजन के बीच में जो मेजर मील्स हम बोलते हैं जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन भोजन के बीच में आप 2.5 से 3 घंटे का अंतर रखें। ये नहीं है कि एक भोजन और दो भोजन के बीच में आपने 3 घंटे का भी अंतर एवरेज अगर आपने नहीं रखा और आपने अगला भोजन खा लिया तो वो आम को और बढ़ा देगा। तीसरी बात यह है कि हमें सोने और खाने के बीच में 2 घंटे का अंतर रखें। आपको खाते ही सोना नहीं है। और चौथी बात हम क्या कहते हैं कि आपको जो रात का भोजन है, डिनर जो है, कोशिश करिए जितना लाइटेस्ट पॉसिबल हो सके वो आप लीजिए। और इसमें अगर मैं आयुर्वेद के अनुसार आपको कुछ सिंपल उदाहरण देना चाहूँ जो हमारे पाचन क्रिया से संबंधित है, अगर बाकी लोगों की तो आपकी जो क्वेरीज होंगी मैं बताऊंगा। जो हमारे रोजमर्रा की जो पाचन क्रिया से संबंधित विकार हैं, जैसे हमारे पेट में अपारा आ गया या हमारे को एसिडिटी महसूस हो रही है, हमारे को गैस हो रही है, इसमें हमारे किचन में ही सब हमारे पास आंसर मिल जाते हैं। जैसे अगर अदरक है, हमारी सौंफ है, ठीक है, हमारी दालचीनी है, काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है, नींबू है, हींग है, इन्हीं चीजों के अंदर हमारा सारी पाचन क्रिया के विकारों को व्यवस्थित करने के गुण विद्यमान हैं। केवल यह है कि सही समय पर कौन सी चीज को इस्तेमाल सही करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पे अगर हम एसिडिटी हमें ज्यादा हो रही है तो हम अगर सौंफ को बार बार चबाएंगे, मोटी सौंफ को अगर हम बार बार चबाएंगे तो एसिडिटी को अल्कलाइन और एसिड को न्यूट्रल करने में सौंफ हमारा बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती है। ऐसे ही अगर हम जीरे को हम अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर जीरे को पानी में डालकर, गर्म पानी में डालकर अगर हम उसको सिप सिप करके पीते हैं तो जीरा भी बहुत अच्छा कार्य करता है हमारी पाचन क्रिया को सुदृढ़ करने का। ऐसे ही मैं कहता हूं कि अगर हम धनिए, पुदीने और मरुआ भी एक तुलसी की तरीके का ही एक पत्ता होता है, उसमें अगर हम धनिया, पुदीना और मरुआ
तीनों की हम चटनी बनाकर हम अगर लेते हैं, उसका पित्त शामक प्रभाव बहुत अच्छा है। इसी इसी संदर्भ में मैंने अदरक के गुण बहुत अच्छे पेशेंट्स को बताए। अगर आपको गैस बन रही है, हम सूखी अदरक, जिसको सौंफ बोल देते हैं, सौंफ, उसकी हम 2 चुटकी अगर हम पानी में डालकर, गर्म पानी में डाल के फूंक करके पिए, बहुत ही अच्छे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से मैं पेशेंट्स में उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ कि आप त्रिफला जो रेहड़ा और आंवला, इसको आप हर रोज रात को सोते समय 1 से 2 ग्राम गर्म उष्ण जल के साथ आप इसका अगर रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, तो सिस्टम आपका डिटॉक्सिफाई रेगुलरली होता रहता है। कुछ पेशेंट्स को हम इसका अनुपान घी के साथ भी बताते हैं, गोघृत के साथ भी बताते हैं। वो हम उसमें बताते हैं जहां वात के गुण ज्यादा हो, वहां पे हम पेशेंट्स को घी के साथ लेने के लिए भी बताते हैं, तो उससे बड़े अच्छे प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा मैं ये कहता हूँ आपको कि अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर आप अपना एक दिन फिक्स कर लीजिएगा सप्ताह में, जिस दिन आप फास्ट रखें, उससे भी सिस्टम को डिटॉक्सिफाई होने का बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। फास्ट से मेरा मतलब है कि आप उपवास जो रखते हैं, आप पानी और फल और सब्जी, इसका उपवास रख सकते हैं। अगर कोई और अपना अच्छी तरीके से, जिसका अनुशासन अच्छा है जीवन में, जो अगर खाली पानी का उपवास भी रख सकता है, तो उसके गुण और अच्छे देखने को मिलते हैं हमारे को। पर उसमें हमारा डिसिप्लिन ऑफ लाइफ बहुत मस्त है। आप जोर जबरदस्ती ना करें शरीर के साथ, अगर आपका शरीर अलाउ करता है तब आप पानी का फास्ट करें। बाकी मैं समझूंगा कि आपके कोई भी क्वेरीज हो। अब मैं सोचता हूँ कि उसके मैं अगर उत्तर दे पाऊंगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप बताइए, किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी वीरेंद्र जी। मैंने कहीं किसी वीडियो में सुना कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी केमिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलप होते रहते हैं, हाँ जी, जो नेगेटिव केमिकल्स डेवलप होते हैं उनको टॉक्सिन्स कहते हैं। हाँ जी, और उनको बाहर निकालने के लिए एक तो हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम काम करता है, लेकिन वो उन टॉक्सिन्स को सिर्फ 5% ही बाहर निकाल पाता है। और जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उनको करीब 21% 24 घंटे में बाहर निकाल पाती है। उसके अलावा जो करीब 70% टॉक्सिन्स अभी शरीर में बचे, वो हमारे पसीने के द्वारा, स्वेटिंग जो हमारे शरीर में नेचुरल कोर्स में भी होती रहती है, और जो मॉर्निंग वॉक, रनिंग, योगा, एक्सरसाइज, जिम, जो भी कुछ क्रियाएं करते हैं, तो 70% महत्व जो है वो एक्सरसाइज या स्वेट आउट करने का है। तो अगर हम उस स्वेट आउट प्रक्रिया को नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में अधिक व्याधियां, या जो भी हम खान पीन में रीजंस ढूंढ रहे हैं, या हम कहते हैं कि भाई हमें एसिडिटी हो गई या ये सब हो गया, तो जो आदमी बिल्कुल सुचारू रूप से सात्विक भोजन भी कर रहा है और सारे नियमों का पालन कर रहा है, शाम को त्रिफला भी खा रहा है, लेकिन उसका स्वेट आउट प्रोसेस प्रॉपर नहीं है, तो भी उनका कहना है कि आप कितने भी घोड़े दौड़ा लो, लेकिन अगर आपका ये 70% वाला जो प्रोसेस, जो स्वेट आउट प्रोसेस से होना, ये अगर नहीं होता है, तो कितने भी दवाइयां, औषधियां, भोजन पे कंट्रोल, समय से भोजन, कम भोजन करना, ये सारे फट्टे फेल हो जाएंगे। इस बारे में हम आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा है वीरेंद्र जी। इस बारे में, इस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आयुर्वेद का जो आधार हमने पहले भी वार्ताओं में लिया है, आहार विहार और औषधि की जो बात हम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने, ठीक है, आहार के ऊपर बात किया, विहार में जो हम बात करते हैं, वे ऑफ लिविंग और वे ऑफ थिंकिंग की जो बात करते हैं, वो इसी चीज का ही आधार है। आप ये देखिएगा कि आप सब लोग एक मंच पे जो जुड़े हुए हैं, वो इसीलिए जुड़े हुए हैं कि हम इस माध्यम से अपने शरीर में लचकीलापन रखें, पसीना, रेस्पिरेशन जो है शरीर से निकालें और हम अपने आप को शरीर में स्वस्थ रखें। अब आपने जो कहा कि 70% जो है
जो डिटॉक्सिफाई बॉडी होती है वो आपके पसीने के जरिए होती है, ठीक है। अब मैं ये चीज कहता हूँ कि पसीना जो है वो आपके शरीर में, हम जो स्वेदन बोलते हैं, स्वेदन जो कहते हैं बॉडी में से जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, उसमें पसीना एक बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको एक चीज जानकर खुशी होगी कि आप ये देखिएगा कि जो हम संयन और संवेदन की बात पंचकर्मा में करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि जो लोग इस वाले प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ही हम संयन और संवेदन का प्रोसेस रखते हैं, ताकि हम सिस्टम को, क्योंकि काफी लोगों की क्या रहती है प्रॉब्लम कि हमारा दिनचर्या इतनी जटिल है कि जिस जटिल दिनचर्या में हम चाहकर भी एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हमारी जो है कि दिनचर्या इतनी जटिल है, कुछ लोगों के पास विकल्प नहीं होते। हम उन्हीं विकल्पों की वजह से पंचकर्म के माध्यम से जो हम संयन और संवेदन का हम जो उपचार देते हैं वो इसीलिए ही देते हैं ताकि हम सिस्टम को रेगुलरली डिटॉक्सिफाई कर पाए। और आप उसके एक बहुत अच्छे उदाहरण है, आपने तो संयन और संवेदन को रेगुलरली लिया है, उसके बावजूद लिया जबकि आप रेगुलरली प्रिस्क्रिप्शन करते भी है, क्योंकि वो आप इसी वजह से करते हैं क्योंकि क्या है, आपको एक स्वस्थ और अपने आप को हमेशा एक स्वास्थ्य के माध्यम से अपने आप को हमेशा हाईलाइट करने की आपको आदत है। और मैं कहता हूँ कि बॉडी में से टॉक्सिन्स निकालने के 3 तरीके ही होते हैं, एक यूरिन के माध्यम से, एक फीसिस के माध्यम से और एक प्रिस्पिरेशन के माध्यम से। प्रिस्पिरेशन एक रेगुलरली डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि लोगों को जो हम रेगुलरली जागरूक करते हैं वो इसलिए करते हैं कि आप अपने आप को रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें, किसी भी मोड से करें, योग से करें, आप जॉगिंग से करें, आप जिम में जाएं। जिम को मैं हल्का सा इसलिए नहीं उस चीज का ज्यादा मैं अनुसरण करने के लिए बोलता है क्योंकि जिम को आप ज्यादातर लोग एसी एटमॉस्फेयर में करते हैं और आज के समय में जिस तरीके का माहौल है, एसी का जो एक्सपोजर है हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है, वो भी हमारे लिए प्रिस्पिरेशन को नेचुरल प्रिस्पिरेशन ना होना उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि आप ये देखिएगा कि एवरेज इंसान जो एक 10 से 15 घंटे का जो समय एसी में बिताता है तो उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाती, इसलिए भी हम जो है कि पेशेंट्स को ज्यादा कहते हैं कि आप एसी को कम से कम इस्तेमाल करिए। पर लोगों में क्या होता है कि आप बिजली चली जाते हैं, हम कितने तड़पने लग जाते हैं, हमारे से 10 मिनट 15 मिनट भी पंखे में नहीं बैठा जाता। वो किस चीज को शो करता है कि हमारी प्रिस्पिरेशन लेवल को हम बहुत ज्यादा इस लेवल पे लेके चले गए कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है और हम टॉक्सिन्स को और ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और जो आपने 70% की बात कही, ये मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक आपने उदाहरण दिया है कि 70% अगर प्रिस्क्रिप्शन आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है। मेरे पास जो अभी डेटा थे वो 50% के थे, पर अगर किसी की एक अच्छी रिसर्च में अगर 70% डेटा आए हैं प्रिस्क्रिप्शन से डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा ज्ञान का विषय है। इसको मैं और ज्यादा एक बारी आंकलन करूंगा कि इसमें हम और अच्छा क्या लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। That's great. डॉक्टर साहब, जो पंचकर्मा फुल बॉडी मसाज है या और क्रियाएं हैं जो आपके सेंटर में होती हैं, उनका इस डिटॉक्सिफिकेशन में क्या मतलब रोल है? मैंने आपको जैसे वीरेंद्र जी बहुत बताया कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, हमारी गाड़ी की जो माइलेज है और हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसी तरीके से पंचकर्म की एक शोधन क्रिया है, वो आपके सिस्टम को, पूरी बॉडी को रिजुविनेट कर देती है और रिजुविनेट करने से क्या होता है कि आपका सारा सिस्टम बिल्कुल नया तरीके से काम करने लग जाता है। हम अगर संयन और संवेदन जो पंचकर्मा का पूर्व कर्म हम जिसको बोलते हैं, पूर्व कर्म से मतलब है कि आपने जो प्रधान कर्म है जिसमें हम जो वमन, विरेचन, नस्य और वस्ती और रक्त मोक्षण लेते हैं, पूर्व कर्म संयन और संवेदन हमारा पंचकर्म के लिए प्लानिंग है। और संयन संवेदन से ही काफी रोगों का हमारा जो रोग है नष्ट हो जाते हैं अगर हम रेगुलरली सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करते रहते हैं। इसीलिए हम पंचकर्म में सबसे पहले कहते हैं रिजुविनेट, रिलैक्स एंड डिटॉक्सिफाई, और उससे ये आधार है। अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर आप संयन और संवेदन भी अगर लेते रहते हैं, उससे भी हमारा शरीर रिजुविनेट होके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को इसके लिए जागरूक भी करें कि अगर जिन लोगों की दिनचर्या बहुत जटिल है, वो चाहकर भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सकते, मैं पंचकर्म उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प मानता हूँ कि वो लोग अगर इस चीज को रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने जीवन में रखें तो आपको उससे काफी लाभ होगा।
डॉक्टर साहब, एक आपके यहाँ क्रिया होती है शिरोधारा, मतलब 1 घंटे तक माथे के ऊपर तेल डालते रहते हैं आप। हाँ जी। बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, उसका एक्चुअल महत्व क्या है, ये जरा हम जानना चाहते हैं। ये जो शिरोधारा है, शिरो से मतलब सिर के ऊपर, धारा का मतलब जो सिर के ऊपर आप रेगुलर धारा का फ्लो आप दे रहे हैं, उसको हम शिरोधारा बोलते हैं। शिरोधारा हम कई तरीके से कर सकते हैं। शिरोधारा जो भी द्रव्य हम आपके सिर के ऊपर रेगुलरली पोरिंग कर रहे हैं 45 to 50 मिनट्स, उसमें दूध भी हो सकता है, उसमें काढ़ा भी हो सकता है जड़ी बूटियों का, उसमें हम बटर मिल्क छाछ भी कर सकते हैं। तेल तो सबसे कॉमन है ही है। तो हम जो द्रव्य का निर्धारण पेशेंट की कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंगली और पेशेंट की जो स्थिति के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। पर जैसा आपने पूछा कि शिरोधारा के गुण क्या है, आम अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो शिरोधारा एक बहुत अच्छी क्रिया है, तो आपके मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, मेंटल रिजुविनेशन के लिए, आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम के लिए, जिनको नींद ना आती हो, जिनकी एंजाइटी लेवल ज्यादा हो, जिनको जीवन में कोई अभी फिलहाल एक बहुत नकारात्मक दौर से गुजर रहे हैं, ऐसी स्थितियों में शिरोधारा बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है। और सबसे सुंदर बात है, इमीडिएटली दिखाती है। मैंने अपने 26-27 साल के आयुर्वेद के सफर में ऐसा पाया है कि जिन लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम एक्यूट लेवल पे आई, उनको हमने शिरोधारा के माध्यम से इमीडिएटली रिलैक्स किया, और काफी लोग तो शिरोधारा लेते लेते ही सो गए। तो ये एक बहुत अच्छी क्रिया है। जैसे मैं कहता हूँ कि जितना भी हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है और जितने भी लोग जिनका जो है कि लाइफस्टाइल बड़ा इलेक्ट्रिक रहता है, आप जैसे कॉल सेंटर्स के लोग हैं, उनको जो है कि इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत रहती है, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने की वजह से वो सोने के टाइम में उठ रहे हैं और उठने के टाइम में सो रहे हैं। उस कारण की वजह से उनको कई जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसमें भी शिरोधारा बहुत अच्छा कार्य करती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बाकी लोग अब अपना प्रश्न पूछें। समय को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, समय की कोई बात नहीं है, आप अपने प्रश्न पूछिए। अच्छा नहीं लगता कि हम जो है कि आपके प्रश्न के अगर उत्तर नहीं दिए तो मेरा इस मंच पे आने का कोई विकल्प नहीं बनता। आप अपना प्रश्न पूछे, समय की कोई ऐसी बात। मेरा एक प्रश्न है। नमस्ते। प्रश्न ये है कि सिर्फ जो आपने पानी का फास्ट बताया, उसमें हम क्लियर ग्रीन जूस ले सकते हैं, सब्जियों का रस लेना चाहिए कि नहीं, कि सिर्फ पानी की उसमें हम कुछ लिक्विड्स और भी ले सकते हैं? ज्योति जी है आपका नाम? पूर्णिमा जी। पूर्णिमा जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैंने ये कहा कि हमने कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करनी। इसमें आपका शरीर सबसे ज्यादा अपने आप को संतुष्ट, और साधारणतया एक सरल तरीका है उपवास। उसमें आप अगर जूस की लेना चाहें, आप पानी लेना चाहें, पर एक चीज का ध्यान रखें कि ठंडा ना हो। आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लीजिएगा उसको, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे लेने से उसकी पाचन क्रिया जल्दी होगी। अगर आपने ठंडा लिया तो वो पाचन क्रिया उसकी देर में होगी, और वो उपवास को कहीं ना कहीं हमारा हिंडर करेगा। और मैंने सुना है कि जैसे जो मैं फास्ट करती हूँ, मैं नॉर्मली 4 जूस पूरा दिन में लेती हूँ। जब मैं लेती हूँ तो सुबह जैसे क्लियर हरे सब्जियों का जूस, 12 बजे में एप्पल, बीटरूट, कैरेट का जूस, और 3 बजे फिर से क्लियर जूस, और शाम को कोई एक फल का जूस जो बिल्कुल छना हुआ होता है। लेकिन कहते हैं कि उसको अगले दिन खोलने का भी एक पूरा प्रक्रिया है। एकदम से हम अपने शरीर में, क्योंकि हमने फर्स्ट डे कुछ नहीं खाया है, तो उसको धीरे धीरे खोलना होता है। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या ये सही है या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी। उसका एक कारण है, जो आपने जो बात कही उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि अब जब आपने जो बॉडी को डिटॉक्सिफाई जब किया है, डिटॉक्सिफाई करने के बाद आपकी जो जठरा अग्नि है, जठरा अग्नि को दोबारा से प्रबलता देने के लिए, अब आज आपने फॉर एग्जांपल आज आपने फास्ट किया, आपने हरी सब्जियों के रस लिए, आपने फलों के रस लिए। एक तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक समझाना चाहूंगा कि कभी भी जो आप हरी सब्जियों का या फलों का जो भी रस लेते हैं, वो उस मौसम में जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छी तरीके से उपलब्ध है उसका लीजिएगा। कभी भी ऐसा जूस या ऐसी सब्जी का रस ना लीजिएगा जो उस समय में
प्रचुरता से उपलब्ध नहीं है। एक तो ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरी बात है जो आपने कहा, नेक्स्ट डे आप किस तरीके से अपने खाने को निर्धारित करें, इस चीज के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमेशा जब आपकी अग्नि प्रदीप्त करनी है तो आपको लघु आहार लेना है अगले दिन। लघु आहार से मतलब है कि आप हल्का खाना लीजिएगा। हल्के खाने से धीरे धीरे आपकी अग्नि प्रज्वलित होगी और उससे फिर क्या, जो उपवास के आपको गुण मिले हैं, जो सिस्टम पूरा डिटॉक्सिफाई हो गया है, तो आप जब हल्का हल्का आहार लेंगे तो पाचन क्रिया की जो सारी क्रियाएं हैं, सभी ऑर्गन्स जो हैं, धीरे धीरे उन चीजों की अब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से करने लगेगी। अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूँ, आपने अगले दिन पूरी खा ली फास्ट में, या आपने जो है कि छोला भटूरा खा लिया आपने ब्रेकफास्ट में, तो उससे क्या होगा कि एकदम सिस्टम को हमने हल्का करके एकदम लोडेड कर दिया। तो वो लोडेड होने की वजह से उसको पचा नहीं पाएगा और उसमें फिर आपको जो है कि अपच की क्रिया एकदम तेजी से बढ़ जाएगी। तो सिस्टम को हमें धीरे धीरे हल्का हल्का आहार देके दोबारा से उस चीज को हमने, अब जैसे हम गाड़ी के इंजन, इसका मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे हम गाड़ी का इंजन दोबारा से रिजुविनेट कराते हैं तो हमारे को मैकेनिक क्या बोलता है कि आप धीरे गाड़ी, शुरू में स्पीड तेज ना चलाना, आप धीरे धीरे गाड़ी चलाना ताकि इंजन रवा हो जाए। तो वही उदाहरण यहाँ पे सटीक बैठता है कि जब आपने एक बार उपवास रख लिया तो फिर हल्का हल्के आहार से अग्नि को प्रज्वलित करिएगा। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो फिर हल्का गुरुपाकी आहार डालिएगा। एक लास्ट प्रश्न, एनीमा पे आपका क्या विचार है, एनीमा लगाने पे? क्योंकि मैंने सुना है एनीमा लगाना बहुत अच्छा होता है, हम सबको लगाना चाहिए, तो मैं यूजुअली करती हूँ, तो उस पे आपकी क्या राय है? देखिए पूर्णिमा जी, ये सभी जो चीजें हैं इसमें किसी तरीके की दो राय नहीं है कि सभी चीजें हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हैं। क्योंकि जो एनीमा है, एनीमा आपकी बड़ी आंत जो हमारा वेस्ट हाउस है उसको क्लीन करने के लिए होता है। और एनीमा में हम अलग अलग द्रव्य इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है एनीमा नींबू पानी और शहद का भी ले सकते हैं, सिंपल गुनगुने पानी का भी ले सकते हैं, हम तकर का भी एनीमा ले सकते हैं। आमतौर पे मैं पेशेंट्स को ये 3-4 एनीमा जनरली कहता हूँ जो आप आराम से घर पे भी व्यवस्थित कर सकते हैं। किसका? एक तो बटर मिल्क का, बटर मिल्क जो छाछ बोल देते हैं हम उसको, हाँ जी छाछ, बटर मिल्क, उसको भी गुनगुना करके आप एनीमा ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं इसके। और कितने दिन में लेना चाहिए? आमतौर पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सप्ताह में एक बार ले लीजिए। और उसके बाद कुछ आफ्टर या बिफोर उससे कुछ ध्यान रखने की चीजें एनीमा के लेने के बाद? एनीमा सबसे अच्छा तो रहता है कि आप खाली पेट ले लें, ठीक है, और नहीं तो अगर आपको शाम को लेना है तो आप लंच के 3 से 4 घंटे के बाद। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सतीश जी, आपका कोई प्रश्न है? साहब, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे खाना खाने के बाद हम चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक कुछ ले लेते हैं, तो वो कहाँ तक ठीक है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सतीश जी, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और उसका कारण क्या है, ये हमारी परंपरा में आ गया है, पर ये हम बिल्कुल ब्लंडर करते हैं। और क्योंकि आयुर्वेद में तो इवन पानी भी पीना गलत बताया गया है, और उसका रीजन है, अगर हम पानी को सिप कर करके 2 या 3 या 4 सिप ले लेते हैं भोजन के बाद, उतना तो हमारे लिए ठीक है। अगर हम ज्यादा मात्रा में पानी भी अगर पीते हैं वो गलत है। हमने जैसे मेडिकेटेड वाटर्स के लिए जो हमने बोला है कि आपने जैसे 50 से 60 ml पानी की बात कर रहा हूँ मैं, इतना भी पानी अगर आप सिप करके पीते हैं भोजन के उपरांत, वो तो आपके लिए अमृत है। जैसे मैंने जीरे का पानी, सौंफ का पानी, जो मैं ये मेडिकेटेड वाटर्स आपको बताता हूँ, वो इसीलिए है ताकि जो हमने खाना खाया उसको पचाने में सहायता करे। पर अगर हम, आपका एक जो प्रश्न है कि कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, आपने चाय ले ली, कॉफी ले ली, वो कहीं भी आयुर्वेद के संदर्भ में कहीं पे भी फिट नहीं बैठता। बिल्कुल हम उस चीज को ब्लंडर करते हैं और वो आम को बढ़ाता है। जो मैंने अपनी वार्ता में बोला, जो आम है उसको बढ़ाने में ये बहुत ज्यादा सहायता करता है, क्योंकि इंडाइजेशन बढ़ा देगा। हो सकता है इमीडिएटली आपको अच्छा लगे लेने के बाद कि मेरे को बहुत अच्छा आ गया, डकार आ गई, वो आपका एक दूरगामी प्रभाव उसका बहुत गलत होगा। इमीडिएटली आपको अच्छा लग सकता है, कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद आपको अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि गैस है उसमें, और इमीडिएटली आप कोई भी गर्म चीज अगर पिएंगे, चाय और कॉफी के रूप में, एक बार डकार आएगी, पर उसके बाद आप ये देखिएगा शरीर के लिए आपने यातना दे दी,
आपने पाचन क्रिया को एक बहुत बड़ी यातना दी है, क्योंकि उसमें जो टैनिक एसिड और कैफीन है वो आपके भोजन को पचने नहीं देगी। और दूसरा, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक का जो टेम्परेचर है वो इतना कम है और उसमें जो गैस है वो आपके खाने को पचने में 100% हिंड्रेंस करेगी। तो मैं इस चीज में आपको यही सुझाव दूंगा कि ऐसी चीज ना करें, वो आपकी पाचन क्रिया को बहुत बेहतर करेगी। तो इसकी जगह आप मेडिकेटेड वाटर ले सकते हैं 50 से 50 ml। थैंक यू। अजय जी, एचएस जी कंक्लूड कराओ डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए। सर, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम एक वो युक्ति यूज करते हैं कि वो 2 मिनट शौचालय और 20 मिनट भोजनालय, तो शायद वही पंक्ति आप चरितार्थ कर रहे हैं और आपसे बहुत अच्छा आज हमें ज्ञान मिला। और ये बात कभी कभी हम चर्चा करते हैं, इतने तो हम ज्ञानी नहीं है, लेकिन 2-4 युक्तियां कई बार यूज कर लेते हैं कि भाई खाना जो है 32 टाइम्स, एक कोर अगर लें तो 32 टाइम्स उसको च्यू करके खाएं। और अगर यही सूत्र हम अपना लें तो शायद हमारा जो भोजन है वो विष की बजाय अमृत बन जाएगा। ऐसे हम आज सीख लेके आपसे जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया आपने हमारा, और उम्मीद करेंगे कि आप रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ आते रहें, हमें हमारा ज्ञान वर्धन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे जुड़ने से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डॉक्टर साहब, थैंक यू।